साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा एमपीपीएससी पर। साथियों, एमपीपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 के पेपर 2 के पार्ट बी यानी कि पेपर 2 पार्ट बी की यूनिट 9 का टेस्ट पेपर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल्ड डिस्कशन है। चलिए इसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ठीक है, देखिए, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वो 2007 में लाया गया था। ठीक है, तो उस समय तत्कालीन राज्यपाल कौन थे? बलराम जाखड़। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार नियामक आयोग किसके सामान्य नियंत्रण में कार्य करता है? ठीक है, देखिए, निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के अंदर एक नियामक आयोग है जो कि प्राइवेट विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है, तो वह कुलाध्यक्ष के नियंत्रण में कार्य करता है। ठीक है, और कुलाध्यक्ष कौन होते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कुलाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, प्रमुख उद्देश्य, देखिए, प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को भी नियमित करना। ठीक है, निजी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक मानदंडों यानी अध्यापन, परीक्षा और शोध को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना। उसके बाद यह सुनिश्चित करना कि निजी विश्वविद्यालय मात्र वही शुल्क और शैक्षणिक फीस आदि छात्रों से वसूले जो शिक्षा प्रदान करने में उन्हें वहन करना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा निजी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्टाफ की योग्यता यूजीसी के मानदंडों के अनुकूल सुनिश्चित करना। ठीक है, ये सभी क्या हैं? उद्देश्य हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालयों के लिए जो है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला। देखिए, एएफआरसी एक्ट में क्रमांक 21 में संशोधन किस वर्ष में हुआ था? ठीक है, देखिए, एएफआरसी एक्ट में क्रमांक 21 में 2013 में संशोधन किया गया था। एक्ट लाया गया था 2007 में। ठीक है, और संशोधन हुआ था 2013 में। ठीक है, एएफआरसी क्या है? देखिए, एएफआरसी जो है वो है एडमिशन फीस एंड रेगुलेटरी कमेटी। ठीक है, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति। आगे देखते हैं अगला। देखिए, एएफआरसी के तहत गठित कमेटी में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, देखिए, आंसर क्या है? अध्यक्ष समेत 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो 5 सदस्य हैं उनमें क्या होता है? ठीक है, देखिए, यहाँ पर क्या अध्यक्ष समेत 5 सदस्य होते हैं। और अगर हम इसमें जो सदस्यों की बात करें तो देखिए, यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर जो अध्यक्ष समेत 5 सदस्य हैं ना, तो एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, ये इस तरह की संरचना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अध्याय 2 के तहत गठित की गई समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? चेयरपर्सन के द्वारा की जाएगी, यानी कि ये अध्यक्ष जो है, ठीक है, चेयरपर्सन के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी, जो कि किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है, या किसी राज्य विश्वविद्यालय या है ना, या किसी विश्वविद्यालय या मतलब डीम्ड विश्वविद्यालय का कुलपति रहा हो। ठीक है, कोई बीसी रहा हो तो वो इसका अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, या कोई ऐसा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहा हो जो राज्य सरकार के प्रमुख सचिव या भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पद श्रेणी से नीचे का ना हो। ठीक है, इसके अलावा जो अन्य 4 सदस्य बचेंगे वो देखिए, वो उनको लिया जाएगा। एक तो लिया जाएगा वित्त, है ना, वित्त विभाग से, ठीक है, प्रशासन से,
प्रशासन से या विधि से, है ना, एक तकनीकी शिक्षा से, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन से, और एक जो है चिकित्सा शिक्षा से, ठीक है। ये एक्सपर्ट होंगे इस मामले में। इन 4 डिपार्टमेंट से ये 4 सदस्य इसमें लिए जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए, तो मध्य प्रदेश AFRC के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो वो इस समय कौन है, देखिए, डॉक्टर रविंद्र कन्हरे, ठीक है, ये याद रखेंगे, डॉक्टर रविंद्र कन्हरे इस समय अध्यक्ष हैं, ठीक है, AFRC MP के अध्यक्ष, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला। देखिए, AFRC 2007 की किस धारा में समिति को अपनी कार्य प्रक्रिया निर्धारण का अधिकार है, ठीक है। देखिए, तो धारा 11 में ये बताया गया है कि समिति अपनी कार्य प्रक्रिया स्वयं निर्धारित कर सकती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, AFRC 2007 की किस धारा के तहत समिति प्राधिकरण का गठन कर सकेगी। देखिए, धारा 10 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि AFRC अपने प्राधिकरण का गठन कर सकती है, ठीक है। आगे देखेंगे अगला। देखिए, कह रहे हैं कि AFRC 2007 का प्रकाशन राजपत्र में कब हुआ था, ठीक है। तो देखिए, AFRC 2007 का राजपत्र में प्रकाशन 4 अगस्त 2007 को हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, ठीक है, ठीक है, MPSC कमीशन से संबंधित है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट एक्ट से। तो हम बात करेंगे कि अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1995 में पारित हुआ था, ठीक है, वर्ष 1995 में, और क्रमांक 25, ठीक है। इसके अलावा आगे देखेंगे वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसमें, तो वे हैं आनंद सिंह अहिरवार, ठीक है। और आनंद सिंह अहिरवार से पहले इसके अध्यक्ष कौन थे, भूपेंद्र सिंह आर्य, ठीक है। अनुसूचित जाति आयोग का मध्य प्रदेश का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, भोपाल में। सदस्य संरचना की बात करें तो 1 अध्यक्ष, 2 अशासकीय सदस्य और 1 सदस्य सचिव इसमें होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सहकारी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। देखिए, सहकारी वित्त विकास निगम की स्थापना 1979 में हुई थी, ठीक है। और ये क्यों की गई थी, उद्देश्य की बात करें अगर हम, तो देखिए, इसकी स्थापना का उद्देश्य था अनुसूचित जाति के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर विभिन्न प्रकार के व्यवसायों से संबंधित परिवार हितग्राही मूलक कार्यक्रमों के माध्यम से उनके जीवन स्तर को सुधारने हेतु इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। देखिए दोस्तों, NCSC का प्रावधान अनुच्छेद 338 में किया गया है, ठीक है, संवैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना 1978 में हुई थी, ठीक है। अब 1978 में इसकी स्थापना हुई थी, फिर एक संविधान संशोधन आया, उसके तहत पहले क्या था कि ये जो SC और ST दोनों एक ही आयोग के अंदर आते थे, ठीक है, एक ही आयोग था दोनों के लिए। लेकिन संविधान संशोधन के 65 में संविधान संशोधन के तहत जो है ये चीज़ें बदली, और है ना, और उसके बाद जो है 19 फरवरी 2004 से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अस्तित्व में आया, ठीक है। विजय सांपला इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है, और सूरज भान 2004 में पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, और
सदस्य संरचना में देखें तो इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, और अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए अभी हमने समझ लिया, संविधान के अनुच्छेद 338A में NCST का प्रावधान है। संवैधानिक निकाय है, स्थापना 1978 में हुई थी। अभी मैंने बताया कि SC और ST आयोग दोनों एक ही में थे, तो ये दोनों ही प्रश्न एक दूसरे से जुड़ते हैं। ठीक है, 19 फरवरी 2004 से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में आया। ठीक है, हर्ष चौहान इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। देखिए हर्ष चौहान इंदौर के हैं। ठीक है, और 2004 में कुंवर सिंह टेकाम इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, पहले अध्यक्ष। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और सदस्य संरचना उसी प्रकार है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य, और नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, एक समिति की सिफारिश पर। चलिए आगे देखेंगे हम। अब देखिए, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? ठीक है, देखिए संविधान में अनुच्छेद 244(1) के आधार पर इनका गठन किया गया था। प्रदेश के अनुसूचित जाति क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण तथा उनके हित संरक्षण के लिए सुझाव देने हेतु इस सलाहकार मंडल का गठन किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने और सदस्य होते हैं? ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए क्रमांक 25 वर्ष 1995 इसकी स्थापना हुई थी, और संरचना की अगर हम बात कर रहे हैं इस प्रश्न में, तो देखिए एक अध्यक्ष, 2 अशासकीय सदस्य और 1 सदस्य सचिव इसमें होते हैं। ठीक है, और इसमें संचालक अनुसूचित जाति विकास, ठीक है, इस आयोग के पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन प्रथम बार कब किया गया था? ठीक है, देखिए प्रथम बार गठन 1995 में किया गया था। संरचना इसकी देख लेते हैं, अध्यक्ष, 2 अशासकीय सदस्य और 1 सदस्य सचिव इसमें होते हैं। वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन है? गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय भोपाल में है। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का मुख्य कार्य है। देखिए संविधान के अधीन तथा अन्य विधि के अधीन दिए गए अनुसूचित जाति को संरक्षण के लिए कार्य करना, कल्याण कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन की निगरानी करना, ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो राज्य सरकार सौंपे, और उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है इसके कार्य हैं। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्य कार्य है। तो ये वही है, संविधान के अधीन तथा अन्य विधि के अधीन दिए गए अनुसूचित जनजाति को संरक्षण के लिए कार्य करना, कल्याण कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन की निगरानी रखना, ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो राज्य सरकार सौंपे, और उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अनुसूचित जाति जनजाति उप योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी 1979 और 1980 के दौरान। ठीक है, अगला है, मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, तो मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 23 अक्टूबर 1996 को राज्य अल्पसंख्यक अधिनियम 1996 की धारा 3 के तहत की गई थी। ठीक है, संरचना की बात करें तो 1 अध्यक्ष, 2 अशासकीय सदस्य और 1 सदस्य सचिव इसमें होते हैं। वर्तमान में इसके नियाज मोहम्मद खान अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के मुख्य कार्य हैं। देखिए राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग की विकास की समीक्षा करना। ठीक है, राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग के संरक्षण के लिए उनसे संबंधित प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने की सिफारिश राज्य शासन से करना।
संविधान और अन्य कानूनों में अल्पसंख्यकों के संरक्षण के प्रावधानों के क्रियान्वयन की निगरानी करना और उपरोक्त सभी, ये सभी कार्य जो है इस आयोग के होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए आगे है, मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का एक कार्य नहीं है। देखिए, अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों और संरक्षण संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन की शिकायतों को देखना एवं उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष उन्हें उठाना, अल्पसंख्यक वर्ग के शैक्षणिक सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए अध्ययन शोध आदि का क्रियान्वयन, राज्य शासन द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य, और इसके अलावा भारत सरकार को रिपोर्ट नहीं देते हैं ये। ठीक है, ये इनका कार्य नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCM। ठीक है, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी। तो NCM अधिनियम 1992 के अनुसार 17 मई 1993 को इसका गठन किया गया। प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति मोहम्मद सरदार अली खान 1993 से 96 के बीच। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष इसके इकबाल सिंह लालपुरा हैं। इस आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। संरचना की बात करें तो एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। ठीक है, ये सदस्य प्रतिष्ठित क्षमता और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले सदस्य होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी। देखिए दोस्तों, 1998 में। ठीक है, स्टेट वुमेन कमीशन एक्ट 1995 की धारा 3 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। यह एक सांविधिक निकाय है अर्धन्यायिक प्रकृति का। ठीक है, इसका प्रकृति कैसी है, अर्धन्यायिक। ठीक है, उद्देश्य क्या है, महिला अत्याचारों उत्पीड़न के मामलों में त्वरित कार्यवाही करवाना। ठीक है, तथा महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करना। संरचना की बात करें तो 7 सदस्यीय संरचना है, एक अध्यक्ष, 5 अशासकीय सदस्य और 1 सदस्य सचिव। ठीक है, आदर्श वाक्य इसमें जो है वो महिलाओं के अधिकारों का सतर्क संरक्षक, ये इसका आदर्श वाक्य है। ठीक है, और वर्तमान में यह अध्यक्ष का पद जो है वो रिक्त है। ठीक है, और इसका मुख्यालय भोपाल में है। देखिए, पद रिक्त होने से पहले इसमें अध्यक्ष जो थी वो शोभा ओझा थी। ठीक है, शोभा ओझा, उन्होंने 24 जून 2022 को इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग ने पिछड़ा वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण सुझाया है। तो 35% आरक्षण देने की बात ओबीसी के लिए कही गई है। रामजी महाजन आयोग का गठन किया गया था, जो कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग माना जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसकी संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष, 2 अशासकीय सदस्य और 1 सदस्य सचिव होते हैं। और इस आयोग के वर्तमान अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन हैं। ठीक है, इंदिरा साहनी प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के आधार पर इसका गठन हुआ था। ठीक है, गठन, और इस आयोग का मुख्यालय भोपाल में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट कब दी। तो पहली बात तो यह कि इसका गठन 2021 में किया गया था। मुख्यमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2021 को इसकी घोषणा की गई थी। कार्यकाल की बात करें तो प्रारंभिक रूप से 2 वर्ष इसका तय किया गया था, जिसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, 5 मई 2022 को इस आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की थी। ठीक है, आगे देखेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं। तो सब कुछ समझते हैं। प्रथम स्थापना इसकी 13 सितंबर 1995 को होती है। संरचना की बात करें तो एक अध्यक्ष, 2 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष जो है वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त हाईकोर्ट का एक रिटायर्ड जज होता है। ठीक है, और यह एक ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, नियुक्ति समिति इसमें जो होती है उसकी बात करें तो एक समिति की सिफारिश पर नियुक्ति की जाती है। समिति में कौन कौन होते हैं। देखिए, सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर, अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष इसमें सदस्य होते हैं, राज्य का गृह मंत्री इसमें सदस्य होता है, और विधानसभा में विपक्ष का नेता भी इसमें सदस्य होता है। ठीक है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष मनोहर ममतानी हैं। ठीक है, और मनोहर ममतानी से पहले जो है वो नरेंद्र कुमार जैन, जस्टिस नरेंद्र कुमार
जैन इसके अध्यक्ष थे, उनका कार्यकाल पूरा हो गया था। उसके बाद जो है वो मनोहर ममतानी को इसका अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को पद मुक्त करने का अधिकार है। देखिए, पद मुक्त यानी हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, बाकी अगर मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के सदस्य अगर रिजाइन करना चाहते हो तो वो राज्यपाल के नाम लेटर लिख करके उसको अपना रिजाइन दे सकते हैं। ठीक है, और हटाने का अधिकार राष्ट्रपति का है। कैसे कैसे हटा सकते हैं? सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर, ठीक है, हटा सकते हैं। ये आधार है हटाने का। ठीक है, इसके अलावा इस आयोग को सिविल अदालत की शक्तियां प्राप्त हैं। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से मानव अधिकार से संबंधित मुद्दा नहीं है। देखिए, सांप्रदायिक हिस्सा, जातिगत मुद्दे और न्याय में विलंब, ये सभी मानव अधिकार से संबंधित मुद्दे हैं। और वनों की कटाई जो है वो पर्यावरण संबंधी मुद्दा है। तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर होगा वनों की कटाई। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से मानव अधिकार से संबंधित मुद्दा नहीं है, ये तो पूछ लिया। ये पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से मानव अधिकार का विषय है। देखिए, सुरक्षा, स्वतंत्रता, कल्याण, ये सभी जो है वो मानव अधिकार के विषय हैं। ठीक है, मानव अधिकारों की घोषणा कब की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा? तो यह की गई थी 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है, इसीलिए हम 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष, ठीक है, जो है क्या मनाते हैं? विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। ठीक है, विश्व मानवाधिकार दिवस। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र में मानव को कब से स्वतंत्र माना गया है? जन्म से ही स्वतंत्र माना गया है मानव को। ठीक है, अगला है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र में कितनी घोषणाएं की गई हैं? देखिए दोस्तों, 30 घोषणाएं इसमें की गई हैं। ठीक है, आगे है। देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग मध्य प्रदेश के गठन का प्रावधान कहाँ है? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है, इसको PHRA कहते हैं। ठीक है, PHRA 93, ठीक है, 1993 की धारा 21 में ये बताया गया है कि हर राज्य के पास अपने मानवाधिकार आयोग का गठन करने का अधिकार है। आगे है, देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग मध्य प्रदेश के अध्यक्ष व सदस्य अधिकतम कितनी आयु तक पद पर रह सकते हैं? तो ये 70 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार व राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी रिपोर्ट्स किसको प्रस्तुत करते हैं? देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो वो केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है, और राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी रिपोर्ट जो है वो केंद्र सरकार को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे आगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के आधार पर। पहले अध्यक्ष थे रंगनाथ मिश्रा, वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, और रिपोर्ट केंद्र सरकार को देते हैं। यह आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है। इस आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और आदर्श वाक्य की बात करें तो सर्वे भवन्तु सुखिनः इसका आदर्श वाक्य है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, इसके अलावा राज्य मानवाधिकार आयोग मध्य प्रदेश का आदर्श वाक्य क्या है? तो वो क्या है? हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमने अभी मध्य प्रदेश के सभी आयोगों का अध्ययन इस टेस्ट पेपर के अंदर हल कर लिया है, समझ लिया है। ठीक है, तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसके अलावा यदि आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए,
ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोज़ मिल सकें। और मिलते हैं नई अगली यूनिट यानी 10वीं यूनिट के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।